नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। अभी हम हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के यहाँ। प्रेम प्रकाश पांडे जी भाजपा की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मंत्री रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और जाने माने राजनीति में हस्ती माने जाते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, है ना। आज हम उनसे बात करने के लिए आए हैं राजनीतिक मुद्दे को लेकर। बहुत सारी बातें होगी क्योंकि नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव को लेकर भाजपा ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जगह जगह बैठकों का दौर चल रहा है और जनसंपर्क अभियान भी शुरू हो चुका है। तो कई मुद्दे को लेकर आज हम पांडे जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे पांडे जी से कि पिछले चुनाव के बाद ये 5 साल लगभग उनका कैसा गुजरा और आने वाले समय में चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर ये पहला अवसर है। चुनाव से पहले ढेर सारे राजनीतिक बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ आना शुरू हो गया है। अभी हाल में शाह साहब आए हुए थे, राजनाथ सिंह यहां से होके गए हैं। तो ये पहला अवसर है। इसका कितना असर मतदाताओं को पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम पांडे जी से बात करेंगे। पांडे जी, आप तो हमको पहले ये बताइए कि ये पूरा 5 साल आपका चुनाव के बाद जो गुजरा है वो किस तरह गुजरा है? बहुत अच्छे से रहा। चुनाव तो एक बीच में होता है, उसके बाद पार्टी के जो कार्यक्रम रहते हैं, विभिन्न कार्यक्रम में हम सब लोग उसमें भाग लेते रहे और हमारी राम जन्मोत्सव समिति उस माध्यम से हम लोग यहाँ पर रामनवमी का भी कार्यक्रम किया। यहाँ के जो महापौर और वर्तमान विधायक थे तत्कालीन, उनके खिलाफ जो एक मुक्ति पखवाड़ा सब लोगों ने चलाया। तो उसके बाद पानी की समस्या को लेकर के किया। तो कार्यक्रम होते रहे। तब 2 साल जो बड़े पूरे देश दुनिया पर कोरोना की महामारी थी, उसमें हमारे तमाम जो कार्यकर्ता सब थे सब लोगों ने आम लोगों की मदद जहाँ घर घर किया, पहुँचाया। वहीं ही पशु मवेशी जितने थे उनके भी खाने पीने की उस समय में चिंता किया। लोगों को कैसे दवाई मिले, अस्पताल में जगह मिले, उनकी देख रेख अड़ोस पड़ोस में जा कर के उनकी सुविधाओं के लिए, उनके जो ऐसे घुमंतु टाइप के बाहर जो सड़क पे रहते थे उनको कैसे भोजन मिले, दोनों टाइम भोजन कैसे व्यवस्था थे। बहुत सारे ऐसे काम होते रहे और लोगों से मिलना जुलना व्यक्तिगत भी, सामाजिक भी और राजनीतिक भी हर दृष्टि से काम होते हुए चुनाव तो हम लोगों के लिए एक प्रक्रिया है। हम लोग 18 साल की उम्र से चुनाव लड़ रहे हैं, सीआर से लेकर के। तो चुनाव आता है तो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जब नहीं होता है तो आदमी राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में है और जिन विचारों को लेकर के हम लोग जिस राजनीतिक दल में हैं उसका कार्य 24 घंटा चलते रहता है। तो अपने विचारों का प्रचार प्रसार, लोगों से संपर्क संबंध और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जो उनके कार्य हैं, उनके कार्यों को आम लोगों तक पहुंचाना। और हमारे चुनाव के तत्काल बाद तो लोकसभा चुनाव हुआ, तो लोकसभा चुनाव में फिर आपके बहुत से निगम के चुनाव हुए। तो ऐसे चुनाव तो देखा जाए तो कोई न कोई चुनाव होते ही रहता है और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के कारण राजनीतिक दल का नियमित जो कार्य होता है, अपने विचारों का विस्तारीकरण प्रसार करें, तो उस कार्य में जब दायित्व मिला उन दायित्वों का निर्वहन हुआ और अपने सामाजिक क्षेत्र में भी जो हमारे कार्य थे, अपने लोगों से संपर्क संबंध और भले के लोगों के लिए भी जब जो जरूरतें रही उसके अनुसार समाज के साथ खड़े होने का प्रयास हुआ। मतलब ये पूरा 5 साल आप चाहे पद में रहे हो या ना रहे हो, जनता की सेवा आप करते रहे हैं। देखिए, राजनीति पद जब मिलता है तो पद एक राजनीति में सशक्त हथियार होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि आप जनता की सेवा को और अधिक तीव्रता से कर सकते हैं और प्रमाणित
तरीके से कर सकते हैं और अधिकतम लोगों तक कम समय में उस आप शक्ति का लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है तो भी आप कार्य तो करते हो, लेकिन उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो सीमाएं हैं वो कम होती है। जैसे मैग्नेट है, तो जब मैग्नेट चार्ज होता है तो दूर से भी उन वस्तुओं को खींच लेता है, लेकिन मैग्नेट नहीं रहता है, उसमें कम शक्ति रहती है तो भी वो खींचता तो है ही है। तो अभी आलपिन खींचता है, कभी लोहा खींचता था। पांडे जी, आप जब पद में थे तो सुबह से लेकर शाम तक एक तरह से दरबार जैसा लगा रहता था। आप सो के उठे नहीं रहते थे, लोग पहुंच जाते थे। और ये पिछले 5 साल के दौरान ये देखने को जरूर मिला है कि वो लोग अब नहीं दिखते जो उस दौरान दिखते थे। तो ऐसे लोगों की पहचान आप निश्चित तौर पे किए होंगे, तो इसकी वजह क्या है कि लोग आपके पद की वजह से आते थे या आपसे मिलने के लिए आते थे? देखिए, दरबार तो, अगर दरबार शब्द तो उचित नहीं है, लेकिन अगर हमारे यहाँ पर आने की बात है तो कल भी सवेरे से रात तक लोग आते थे। और आज भी मैं इस बात में सर्वाधिक कम से कम ऐसा भाग्यशाली राजनीति के क्षेत्र में हूँ कि मैं जब सवेरे उठता हूँ तब से लेकर रात तक लोग हमारे साथ रहते हैं। और ये जरूर आप बोल रहे हो कि कुछ लोग, देखिए कुछ लोग तो निश्चित तौर पे जब उनके जैसे कार्य रहते हैं उन कार्यों के आधार पे आते थे। कुछ लोग पद रहता उस आधार पे भी आते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे जो आज से नहीं, 90 से और 90 के पहले से, कॉलेज लाइफ से, जो आज लगातार आते हैं। और ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि पिछले 45 सालों में उन्होंने मुझसे एक काम नहीं कराया होगा, लेकिन वो रोज आते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो लोग हर तरह के होते हैं। और ये आम जनता, जहां तक बात है, तो जनता जानती है कि किस समय किससे क्या काम हो सकता है। तो जब पद पे रहते हैं तो उनको ये मालूम रहता है कि ये कार्य इनसे हो सकता है, तो ज्यादा लोग आते हैं। और आज उन्हें मालूम है कि ये कार्य उनसे नहीं हो सकेगा, तो इसलिए भी नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा है कि जहां तक हमारे यहाँ कुर्सियां कभी खाली नहीं रही। नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव संभावित है और चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी भी बहुत जोरों से चल रही है। बड़े नेताओं का आगमन भी शुरू हो गया है। तो इस चुनाव में क्या स्थिति लग रही है, कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, ये तो पिछले जो 30 मई से 30 जून तक आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष पूरे हुए, उस 9 वर्ष के कालखंड को जो कार्य किए गए हैं, चाहे वो गरीब के कल्याण की योजनाएं हो या सेवा सुशासन की योजना हो, विदेशों में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाला हो, आर्थिक स्थिति में हम दुनिया के 5वीं बड़ी इकोनॉमी बने हो, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, सीमा सुरक्षा का मामला हो, स्वच्छता से लेकर के 1 रुपया के जीवन बीमा का मामला हो, तो ऐसे तमाम, चाहे किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, महिला हो, वृद्ध हो, दिव्यांग हो, समाज के हर वर्ग के लिए जो 360 डिग्री पे कार्य किया गया है विगत 9 वर्षों में, उनको आम जनता तक ले जाने का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के तहत सारी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, वरिष्ठ जनों का सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन, आपके व्यापारी सम्मेलन, प्रबुद्ध जन का सम्मेलन और अंत में आपका ये जो है जनसंपर्क अभियान में कार्यकर्ता जो है लोगों से जनसंपर्क करना और संपर्क से समर्थन, इन तमाम कार्यों को लेकर के अब तक जाते रहे। पिछले दिनों यहाँ पर 3 जो बड़े नेताओं का आगमन हुआ। दुर्ग में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी 22 जून को आए और 30 जून को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी बिलासपुर में आए। 1 जुलाई को आदरणीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री भारत सरकार ये कांकेर में है। ये इसी महा जनसंपर्क अभियान के तहत है। 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो तीनों जन जो आए थे वो राजनीतिक जो हमारा कार्यक्रम था कि 9 साल जो कार्य हुए हैं प्रधानमंत्री जी के, उन 9 साल के कार्यों को आम जन तक पहुंचाना, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और आम जनता के बीच उन कार्यों को जो किया जा चुका है उसकी जानकारी देने से जनता का झुकाव और जनता का लगाव हमारी तरफ हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो उसका भी निश्चित तौर पे लाभ होगा। नेताओं के आने का लाभ हर दृष्टि से होता है। हमारा समर्थक जो है उत्साहित होता है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए पिछले 4.5 साल में जो भूपेश की सरकार रही, जो चारों अवसरों पर, हर अवसर पर, हर क्षेत्र में नाकाम रही। नौजवानों को उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, लगभग उनको 15,000 करोड़ रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था अब तक, जो 10 लाख उन्होंने कहा था। मैं रजिस्टर्ड जो है 19 लाख के आसपास है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो उन्होंने कहा था 10 लाख, अगर वैसा देखें तो 15,000 करोड़ देना था। आज वो मात्र बजट में 250 करोड़ रखे, मतलब 14,750 करोड़ रुपया बेरोजगारों के जेब से उन्होंने निकाल लिया। वृद्धा पेंशन जो उन्होंने कहा था कि 75 साल के ऊपर जो होंगे उनको 1,500 रुपया देंगे, वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं। कई लोग उस उसमें 80-85 हो गए कि अब तो मिले, लेकिन नहीं मिला। 60 से ऊपर वालों को मिलेगा 1,000 रुपया, उनको नहीं मिला। किसान जो है रो रहा है कि भाई 2 रुपये के हमारा गोबर 2 रुपया दे रहे हो और 10 रुपया वाला वही गोबर जो है फिर से हमको लौटा रहे हो खाद के नाम पर के। तो किसान अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है, व्यापारी जो है रोज लूट हो रही है। व्यापारी देखो आप, कोई भी आम आदमी हत्या, लूट, बलात्कार, छत्तीसगढ़ जो पूरा शांति का टापू कहलाता था वो शांति का टापू खत्म हो गया। लोग इबादत गांवों में जा करके अपनी जान की रक्षा करते हैं। मंदिर गुरुद्वारे जब कोई 2 गुंडे बदमाश दौड़ाते हैं तो उसमें जाके जान की रक्षा करते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि एक युवक को इबादत गाह के अंदर ले जा करके उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करके बाहर फेंक दिया गया। प्रशासन, जो लोग उसके हत्या के खिलाफ में थे, हत्या के खिलाफत कर रहे थे, उनके खिलाफ में उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो इस तरीके से 4.5 वर्षों में हर वर्ग जो परेशान है, उस परेशानी के कारण इनका जाना तय है। और ये हम नहीं मान रहे, हम तो बोल ही रहे थे, जनता बोल ही रही थी, लेकिन ये खुद लोग को जो नारा देते थे कि भूपेश है तो भरोसा है, हम लोग बोलते थे कि नहीं भूपेश है तो धोखा है। और ये अब कांग्रेस के दिल्ली हाईकमान को भी इस बात की मतलब भनक लग गई, वो भी इस बात को स्वीकारने लगे कि भूपेश है तो भरोसा, ये सिर्फ नारा निकला। भूपेश पे भरोसा करेंगे तो पूरा डूब जाएंगे। इसलिए आखिरी समय में उन्होंने टीएस सिंहदेव का भी एक चेपड़ा जोड़ दिया है। लेकिन ये सरकार की ऐसी टायर भ्रष्ट हुई है कि अब वो चेपड़ा उपड़ा लगाने से काम नहीं चलने वाला। पांडे जी, आपने कहा कि केंद्र सरकार हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी योजना बताकर वाहवाही लूटी, ये तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में भाजपा जो है पूरे 4 साल चुप बैठी रही, पहुंचा नहीं सकी है? नहीं, ऐसा नहीं कि क्या है, भाजपा उस समय भी काम कर रही थी, लेकिन जनता अब देख रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, आम जन जो है तब राजनीतिक चीजों को देखने लगता है।
उस समय भी अगर आप पिछले 4 सालों में देखेंगे तो सरकार के एक एक गलत कदम का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। विरोध करने के तरीकों पर आप जरूर कर सकते हैं कि कितनी सड़क की लड़ाई हुई, कितने सदन में लड़ाई हुई, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों का हर बार हम लोगों ने उपयोग करते हुए सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है तो जनता भी बाहर निकल के देखने लगती है, और जब जनता देख रही है तो अब चर्चाएं ज्यादा हो रही है। उस समय लोगों को ये उम्मीद रहती है, कोई भी सरकार बनती है, चलो भाई 1 साल हुआ है, अभी 2 साल हुआ है, देखते हैं, हो सके 3 साल में सुधर जाए, आगे सुधर जाए। भारत का जनमानस और भारत के जो लोग हैं, हमारी जो सहृदयता है, सहिष्णुता है, उसमें हम लोगों को इतना माफ करते हैं, देखते हैं कि अच्छा अब सुधर जाएगा, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ये आवाज चारों तरफ से आती है। तो अभी जो आप सरकार के खिलाफ आवाज देख रहे हैं वो कर्मचारियों का आवाज है, ऐसे अधिकारियों का आवाज है जो कांग्रेस के नेताओं से इतने अपमानित हुए हैं, प्रताड़ित होते रहते हैं। आपके पत्रकार वर्गों का है, एक पत्रकार को पुड़िया लेके डाल दिए और पत्रकार बोले कि कितना हमारा लोकतंत्र है, पत्रकार को कांकेर में मारे, उस पर नहीं हुआ। तो समाज का जब हर वर्ग आज पीड़ित होने लगा, पहली बार हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में देखा, इस भिलाई में और बेरला बेमेतरा में, कि महिलाओं को जलाकर मारा गया। और जलाकर मारा गया, देखिए महिलाओं के जलने की घटना हम लोगों ने डाउरी एक्ट के तहत देखा है कि डाउरी के प्रॉब्लम के घरेलू हिंसा में, लेकिन कोई एक परिवार दूसरे परिवार के लोगों को द्वेष के कारण जला के मार डाले, तो आप सोच लो कि छत्तीसगढ़ कहाँ जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जो मूल संस्कृति है, छत्तीसगढ़ में जो मूल लोगों की सोच है, उस सोच पर कहाँ हमला हो रहा है। ये जो एक हिंसा का गढ़, नशे का गढ़ बनते जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ जो कभी लोगों के प्रेम के लिए, जो भी लोग एक दूसरे के सम्मान के लिए, जहां एक दूसरे को समाहित करने की छत्तीसगढ़ की क्षमता रही है, वहां पे ये जो वातावरण बन रहा है, ये पिछले 4.5 साल में बना, और हर मौके पे भाजपा ने इसका प्रतिरोध किया। उस प्रतिरोध के कारण ही धीरे 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 आज ये आवाज चारों तरफ से आ रही है। इसलिए जैसे कहते हैं ना कि किसी बिल्डिंग को जब गिरती है तो उसके पहले हथौड़े के लोग याद नहीं रखते हैं, आखिरी हथौड़ा दिखता है, लेकिन वास्तव में उस पर पहला हथौड़ा भी जब मारा गया था उसका भी उतना उपयोग है, उतना ही महत्व है। तो इस पर भी जब ये सरकार चली, जिस दिन नरवा गरवा गुरुआ बारी की उसने घोषणा की, उस दिन से हम लोगों ने कहा कि ये लोगों को बेवकूफ बनाने की योजना है, और आज वही साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल तक भाजपा की सरकार रही, और पिछले चुनाव में भी आप लोगों ने या भाजपा के तमाम नेता इस बात का दावा कर रहे थे कि सरकार जो है भाजपा की बनेगी, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। इस बार क्या पोजीशन लग रहा है? 15 वर्षों में हमारे कार्यों को लोगों ने नहीं नकारा। ये जरूर है, लोगों ने एक मानसिकता बना ली, 15 साल हो गया भाई, बहुत हो गया। एक बार इनके नए कार्यों को देखें। और इन्होंने क्या किया, घोषणा पत्र के माध्यम से समाज के हर वर्ग से, जैसे मरता क्या नहीं करता होता है, एक मरते हुए आदमी को, डूबते हुए आदमी को कोई ऐसे पकड़ा तो जिससे बोलता नहीं कि ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। अब इन्होंने क्या क्या कहा, आज बोल रहे हैं कि 500 रुपया सिलेंडर की बात चुनाव घोषणा पत्र में करें। आपने चुनाव घोषणा पत्र में पहले कहा है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में 4 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे। क्या हुआ, 4 साल निकल गए, 4 चौके 16 सिलेंडर प्रत्येक परिवार को मिलने चाहिए थे, आज तक मिला क्या? एक को भी नहीं मिला। आपने कहा 9वीं कक्षा के छात्रों को भी साइकिल देंगे, एक को भी साइकिल नहीं मिला। आपने कहा कि जितने अनियमित कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, सबको 1 लाख कर्मचारियों को सबको परमानेंट कर देंगे, एक को नहीं किया। आपने डीए बढ़ाने की बात कही, आपने वो नहीं कहा। आपने प्रमोशन में जो उनके
त्रिस्तरीय है उसको बनाने की बात कही है, आपने उसको पॉलिसी नहीं ले आया। पुलिस वाले जो इनके जीतने पे खुश होकर फायरिंग कर रहे थे, हर फायरिंग, आज वो सबसे ज्यादा दुखी और प्रताड़ित हैं। तो समाज के हर वर्ग के पास गए, महिलाओं के पास गए, बोले शराब बंद कर देंगे, आएंगे तो शराब बंद हो जाएगा, राम राज आ जाएगा। अब बोलते हैं कि नहीं, छत्तीसगढ़ हमारा ऐसा है कि यहाँ के लोग बिना शराब अगर हम नहीं देंगे तो बिना शराब पिए रह नहीं सकते हैं और मर जाएंगे। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान इतना घोर आपत्तिजनक है। मतलब उन्होंने पूरे 3.25 करोड़ लोगों को शराबी बता दिया, मतलब शराब जीवन का इतना अनिवार्य हिस्सा बता दिया। अच्छा, लोग तो नहीं बोलने गए थे कि शराब जो है आप बंद करो, शराब बंद तो छोड़ दो, आप लोगों को घर पहुंच सेवा करा दिए। जहां 10 बजे रात दुकानें बंद होती थी उसको बढ़ा के 12 बजे तक कर दिया। और तो और आप सरकारी दुकान से 2 काउंटर खोल दिया, अवैध शराब की इतनी बिक्री की कि ईडी सरीखे एजेंसी ने 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार बताया है अभी, और वास्तविक में तो लोगों का जो कहना है कि 2 नहीं, ये 20,000 करोड़ का है। क्योंकि सबको दिखता था, एक रिक्शे वाले से भी आप पूछ लोगे, एक छोटा गांव का भी कोई आदमी जो शराब दुकान दिया तो बोलता था 6 बजे तक सरकार का और 6 बजे के बाद रुपेश का, 2 काउंटर में बोले पैसा। तो आप कहां पर लोगों से झूठ बोले, छात्रों से बोले, नौजवानों से बोला, व्यापारियों से बोला, किसानों से बोला, आप सब चीज में आपने कहा वेट कम कर देंगे। याद कीजिए, इनके घोषणा पत्र में है कि महंगाई कम करने के लिए हम वेट कम करेंगे, लेकिन जैसे ही सरकार बनी 2018 में, 2019 सितंबर में 2.5 रुपया डीजल पर और 2.5 रुपया पेट्रोल पर 5 रुपये का वेट इन्होंने बढ़ा दिया। ये महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, खुद 5 रुपया बढ़ा चुके हो पहले। तो ये वो है, लोग देखने लगे। आपने कितना हेल्थ के लिए कहा था कि क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं। हमारे आयुष्मान योजना को कितने दिन तक दूर रखा, फिर अंततः उसी में आना पड़ा। आज भी हम नल जल योजना जो हमारी केंद्र सरकार की है, उसमें ये राज्य 28वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग लाखों 15-16 लाख गरीब लोगों को जो आवास मिलना था, शेयर मनी नहीं देने के कारण ये जो है नहीं दे पाए। आज कर्ज इतना ले चुके हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक आदमी पैदा होगा, बच्चा जो पैदा होगा उस पर भी लगभग 36-37 हजार रुपए का कर्जदार होकर के पैदा होगा। और वो पैसा किए क्या? किसान का नाम तुम लेते हो। आप 61-62 हजार करोड़ कर्ज लिए, किसानों का कर्जा कितना माफ किया? 8,700 करोड़। 8,700 करोड़ माफ करने के बाद आपका कहाँ गया? आप बोले 11,000 करोड़ बोनस दे दिए, तो लगभग 20,000 करोड़। 41,000 करोड़ कहाँ गया? न 1 मीटर नई सड़क बनी है, न एक नया कॉलेज खुला है, न आपका स्कूल खुला, न एक इंस्टीट्यूशन कोई आया, न IIM, न ये गया कहाँ? मेडिकल कॉलेज नहीं खोले तो कौन सा? यहाँ पे चंदूलाल चंद्राकर प्राइवेट वाले को उसको टेक ओवर कर दिए। और क्यों किए? सीधा आरोप है, क्योंकि आपका चंदूलाल चंद्राकर के जो लोग संचालक थे उनसे नजदीकी रिश्तेदारी है। आज मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं। शासन को उसको टेक ओवर करने की क्या जरूरत थी? आपको तो केंद्र की योजना थी कि प्रत्येक लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए। आपको तो सरकार ऐसी ही देती, लगभग 700-800 करोड़ जो देती, उस आधार पे आप खोलते। लेकिन आप कुछ और किसी को व्यक्तिगत जो फंसे हुए थे, धसे हुए थे, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। और फिर जिस तरीके से हुआ, 5 साल के जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे, आज उनको एक को भी नहीं डिग्री मिली। तो जहां जिस पर कार्रवाई आपको करनी चाहिए थी आप सरकार, तो सरकार का दुरुपयोग करते हुए जो जो कार्य आपने किया है उससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और एक बात ये स्पष्ट हो गई कि भूपेश सरकार भ्रष्ट है।
और इसलिए इस भ्रष्ट सरकार को आने वाले समय में लोग पदच्युत करने के लिए, हटाने के लिए तैयार बैठे। अब ये मान के चले पांडे जी, मतलब अब कि आने वाले चुनाव में भाजपा की स्पष्ट बहुमत के सरकार बनने वाली है। बेशक हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार बनेगी। पर में गुटबाजी की बात भी कही जाती है, खास करके भिलाई ग्रुप में। इसको कैसे बैलेंस आप लोग चुनाव तक कर पाएंगे? देखिए, गुटबाजी की बात लोग करते हैं और जितने नेताओं की बात करते हैं वो सब नेता एक साथ तो बैठते हैं। जहां तक राजनीति में गुटबाजी की बात है, लंबे समय तक काम करते करते कई लोगों को कई लोग ज्यादा पसंद आते हैं, कुछ कम पसंद आते हैं। लेकिन जब चुनावी राजनीति, जब कहीं भी ऐसे संयुक्त कार्यक्रम तो सब रहते हैं, इसलिए लोगों के पसंद और नापसंद की बातें हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने ये है। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कोई गुटबाजी है। हाँ, कार्य करने के अपने अपने तरीके होते हैं और उन तरीकों के कारण कि किसी को ये तरीका अच्छा लगता है, किसी को तरीका अच्छा लगता है। भाजपा में इस बार टिकट वितरण का मापदंड किस तरह का होगा और कैंडिडेट का चयन किस रूप में भाजपा करेगी जिससे कि आपकी सरकार बन सके? देखिए, मुझको लगता है कि ये काम तो वैसे चुनाव समिति का है, प्रदेश चुनाव समिति और केंद्रीय चुनाव समिति, जो उसके सदस्य हैं वे लोग ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2-3 मुद्दों पर देखती है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो वैचारिक आधार पर हमसे कितना जुड़ा है, हमारे दल और समाज के हित में कितना कार्य करता है, और दूसरा जो है कि जो उसकी विनरेबल कैपेसिटी कितनी है, जीतने की संभावना कैसी है। सामान्य तौर पे सब लोग देखते हैं। तो मुझको लगता है कि जो भी चयन समिति में लोग रहते हैं और जो नेतृत्व है वो अपने जाने में जो बेस्ट अवेलेबल है उस पर ही चॉइस करें। इस बार चुनाव में आपका कितना आपकी भूमिका क्या रहेगी? आप चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं या भिलाई से लड़ने के पक्ष में हैं या अपना विधानसभा क्षेत्र बदलने के सोच रहे हैं? खासकर वैशाली नगर खाली हो गया है, ऐसी स्थिति में क्या आप वैशाली नगर से चुनाव लड़ने का मन बना सकते हैं? देखिए, मैं पिछले 1990 से चुनाव लड़ रहा हूं और सक्रिय राजनीति हूं। मैंने कभी भी अपने बारे में खुद फैसला नहीं किया। मुझे कहां क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका निर्णय हमेशा मेरा दल करते आया है, और जो दल निर्णय करता है उसको मैं क्रियान्वित करने का लायक। अभी आप प्रेम प्रकाश पांडे जी को सुन रहे थे, देख रहे थे, उनसे बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई चुनाव राजनीति को लेकर। चुनाव में पांडे जी के हिसाब से इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। आप इस चैनल को देखें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार। पांडे जी को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने शोरगुल के लिए समय निकाला। नमस्कार। नमस्कार।